नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना सहायक के लिए तैयारी कर रहे थे और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैटर्स, जिसमें अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और उसके साथ ही उसका लास्ट टॉपिक बचा है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म। जो मैंने बताया था कि अपन को साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से संबंधित जो कानून है अपनी गवर्नमेंट के वो पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है 101% और ये बहुत ही आसान है। यानी क्या बताऊं मैं आपको एक तो ये साइबर एक्ट 2000 पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ टाइम, और इससे संशोधित, इसका जो संशोधित वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है, वो 2008 में संसद ने पारित किया था। और फिर इसमें दो एक्ट पढ़नी है, आपको धाराएं पढ़नी है, 66A और 69A। ठीक है, ये मुख्य कानून था। इसमें कुछ और ज्यादा चीजें जोड़ दी, इस पर सोशल मीडिया पर विशेष फोकस किया गया और इसमें कई सारी चीजें जोड़ दी गई जो इस पर काफी बवाल भी मचा था। तो एक एक करके फटाफट से इस वीडियो में इनको खत्म करते हैं और फिर अगली वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, अगली वीडियो में अपन इस टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे इस यूनिट की, जो काफी लंबी है, ब्रॉड है, जिसमें वायरस, बॉम्ब्स और ट्रोजन हॉर्स, फर्स्ट वायरस और ये ई कॉमर्स से संबंधित कानून है जो साइबर क्राइम से, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहेंगे इसको, 2000 भारतीय संसद द्वारा सन 2000 में अधिनियमित किया गया था। यह भारत में साइबर अपराध यानी इंटरनेट के ऊपर जो अपराध होते हैं डिजिटली रूप से उनको, और ई कॉमर्स से संबंधित आप समझ गए होंगे, ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी जो व्यापार होता है इंटरनेट के ऊपर। तो इसमें साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए प्राथमिक कानून के रूप में इसको बनाया गया। तो यहां से क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, निम्न में से आईटी एक्ट है, तो उसमें लिखा होगा 1991, 1995, सन 2000, 2005। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, आईटी एक्ट 2000। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारतीय संसद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए निम्न में से कौन सा अधिनियमित किया गया, तो आईटी एक्ट 2000 उसमें सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए प्राथमिक कानून है, तो उसमें 4 एक्ट मिलेंगे जिसमें आईटी एक्ट 2000 उसमें आपका सही आंसर है। ठीक है, इस अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मंजूरी देने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे ई गवर्नेंस को सक्षम बनाया जा सके और साइबर अपराध को रोका जा सके। तो इसमें जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या है। इस कानून के तहत, इस कानून का मतलब हो गया आईटी एक्ट 2000 यानी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार भारत में स्थित कंप्यूटर, ऐसा कोई कंप्यूटर जो भारत के अंदर स्थित है या नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए विदेशी नागरिक को भी चार्ज किया जा सकता है। भारत में कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए, भारत में स्थित किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए अपन फॉरेन के सिटीजन को भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, यानी उस पर भी अपराध का मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारतीय पे ही चला सकते हैं, फॉरेन के नागरिक पे भी चला सकते हैं, विदेशी नागरिक पे भी चला सकते हैं। इस एक्ट के तहत कानून डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के माध्यम से विभिन्न साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करता है। यह एक्ट क्या करता है, अगर आपने कोई डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई धोखाधड़ी अपराध किया है तो उसमें आप पे चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, चार्ज क्या है, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं शायद। यह कानून डिजिटल हस्ताक्षरों यानी डिजिटल सिग्नेचर्स को भी कानूनी मान्यता देता है। तो निम्न में से कौन सा आईटी एक्ट या किस आईटी एक्ट के तहत डिजिटल सिग्नेचर्स को भी कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, तो उसका सही आंसर होगा आईटी एक्ट 2000। कौन सा होगा सही आंसर, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में बोल दूं मैं तो आईटी एक्ट 2000 प्राथमिक कानून है जो भारतीय संसद के द्वारा सन 2000 में पारित किया गया, जिसके अनुसार डिजिटली रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी अपराध होगा उसके लिए हम तो हैं ही चार्ज, हमको तो इंडियंस को तो चार्ज कर सकते हैं, प्लस विदेशी नागरिक को भी चार्ज किया जा सकता है, जिसके तहत आपको दंड मिलेगा। और दंड में आपको क्या मिलेगा, आपको जुर्माना प्लस सजा, दोनों चीजें मिलेगी। ठीक है, साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि किस आईटी एक्ट के तहत डिजिटल सिग्नेचर्स को मान्यता प्रदान की गई है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए मित्रों, आपका सही आंसर होगा कि आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, इस आईटी एक्ट ने नई डिजिटल तकनीकों के अनुरूप बनने के लिए भारतीय दंड संहिता
भारत की जो दंड देने की एक बुक है जिसको आईपीसी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड। क्या कहते हैं? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो ये कह रहा है इस आईटी अधिनियम ने नई डिजिटल टेक्निक्स के अनुरूप बनने के लिए भारतीय दंड संहिता, और एक और है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के कुछ प्रावधानों में भी संशोधन किया। यानी जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने कुछ ना कुछ जो हमारे इंडियन पीनल कोड में जो धाराएं थी उनमें भी कुछ संशोधन किया गया। तो यहां पर अगर याद रखो तो इंडियन पीनल कोड को फुल फॉर्म याद रख लेना। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट कब आया? 1891 में आया। द आईपीसी जो है, द इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए, 1872 में आया। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आया। इनको याद रखना क्योंकि पिछली बार आरबीआई की डिजिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था सूचना सहायक की परीक्षा में। तो इस दृष्टि से बता रहा हूं मैं, इनको देख लेना। ज्यादा मैंने कचरा नहीं दिया है, बहुत प्यारी चीजें दी हैं। हाल ही में भारत और चीन सीमा संघर्ष के मद्देनजर भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विभिन्न चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो चाइनीज एप्स थी अपने देश में, वो आपने देखा होगा कुछ सालों पहले, यानी 1-2 साल पहले ही जो भारतीय गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, काफी सारी चाइनीज ऐप गूगल प्ले स्टोर से हटवा दी या फिर भारत के लिए बैन करवा दी, और काफी सारी वेबसाइट्स थी उनको बैन करा दिया इंडिया में। ठीक है, अब देखिए सर, इतना ही पढ़ना था हमें 2000 वाले एक्ट में। अब देखिए आईटी अधिनियम संशोधन 2008। फिर क्या हुआ, जो आईटी एक्ट 2000 है अपना मुख्य, जो संसद के द्वारा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के लिए जो कानून बनाया गया, प्राथमिक कानून, उसको 2008 में, यानी सन 2000 से 2008 तक काउंट करोगे तो इतने सालों बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने सन 2000 वाले एक्ट को क्या किया, मॉडिफाई किया। तो उसको अपने कहा है आईटी अधिनियम 2000 में 2008 में संशोधन किया गया। इस संशोधन ने विवादास्पद धारा 66A को अधिनियम में पेश किया। तो इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है, जो सारी चीजें जो आईटी एक्ट 2000 है उसके अलावा 2008 वाले में क्या हुआ, 2008 वाले में एक नई धारा जोड़ी गई, 66A। कौन सी धारा जोड़ी गई? 66A। देखो आपको ये चीजें याद रखनी है। सन 2000 में आया आईटी एक्ट, और फिर आया संशोधित आईटी एक्ट अधिनियम 2008 में आया, जिसमें आपको ये चीजें याद रखनी है। धारा 66 कौन सी? 66A, और एक और याद रखनी है, वो भी खतरनाक है, 69A। तो ये देखिए 66, 69, ये देखिए 2008। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चारों चीजों को अपने दिमाग में एकदम फिट रखना है। अब देखिए 66A है क्या, तो उसको मैंने यहां पे बताया है, ये रहा देखो। धारा 66 ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पोस्ट करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की। यानी इससे पहले अपन को अपनी निजता यानी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार था, हम कुछ भी बोल सकते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन इस अधिनियम ने वो पाबंदी लगा दी आप पे। अगर आप कोई भी अनुचित सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो जो किसी को आहत करती है या फर्जी है, तो आपको अधिकारी बिना पूछे आके घर पे उठा के ले जाएंगे और जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो धारा 66A ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर अनुचित सामग्री पोस्ट करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की, जिसे क्या कहा गया, आक्रामक कहा गया, एग्रेसिव कहा गया, माना जा सकता है। यह संशोधन बिना किसी बहस के संसद में पारित हो गया। देखो संसद में ज्यादातर ऑलमोस्ट अनपढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? सांसद अनपढ़ होते हैं। आप देखोगे एसटी सीटर, गुंडे और या अनपढ़ ही अपने देश को चलाते हैं संसद में बैठ के। ठीक है, अब हम बात करें कि आईटी एक्ट की वहां पे बहस चल रही है, तो आईटी के बारे में जानता कौन सा अनपढ़ है जो बहस करेगा? तो ऐसे कानून संसद में बिना बहस के पारित हो जाते हैं। ठीक है, उक्त धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो घोर आपत्तिजनक हो या खतरनाक चरित्र वाली हो भेजने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी की किसी चीज पर मैंने टिप्पणी कर दी तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं वो। साथ ही अनुचित कंटेंट मतलब पोर्नोग्राफी का अगर आई है आपके पास, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया तो भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप कोई फेक न्यूज फैला रहे हो तो भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पर लिखने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा, अब बहुत ज्यादा हो गया। यानी किसी एमएलए पर आपने टिप्पणी की तो एमएलए एक फोन करेगा और आपको घर से उठा लिया जाएगा और इस एक्ट में आपको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धारा जो 66A है ये थोड़ी विवादास्पद धारा क्यों है? क्योंकि इसमें हमारी बोलने की जो स्वतंत्रता थी वो संसद के
इस कानून ने छीन ली हमसे। अब हम बड़ा सोच समझ के बोल सकते हैं, ठीक है, अब हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही। इस एक्ट ने ऐसी कोई भी जानकारी भेजना अपराध बना दिया जिसे सेंडर जानता है कि वह झूठी है, यानी फेक न्यूज है, फिर भी आप उसको सेंड कर रहे हो तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई झुंझलाहट, असुविधा, खतरे, बाधा, अपमान, चैट, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा, दुर्भावना के उद्देश्य से कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से अपन कोई जानकारी भेजेंगे तो अपन गिरफ्तार हो जाएंगे। यानी अपन ने किसी को धमकी दी व्हाट्सएप पे कि मैं तुझे देख लूंगा, तो आप जाओगे जेल में। अगर आपका शत्रुता वाली कोई बात की तो आप जाओगे जेल में। आप कोई वैसी चैट कर रहे हो जबरदस्ती और वो आपको सामने वाला कुछ नहीं कह रहा तो भी आप जा सकते हो। अपमान किया आपने किसी का, ठीक है, तो भी आप जा सकते हो मानहानि में। बाधा, किसी के खतरा यानी असुविधा, झुंझलाहट, किसी को इरिटेट भी कर रहे हो तो भी आप पे हो सकता है, ठीक है। इस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना है सर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए में 3 साल के कारावास। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं, निम्न में से किस धारा के तहत फेक न्यूज फैलाने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? तो 66A जो किस एक्ट की है? आईटी एक्ट 2008 संशोधित की, ठीक है, 2000 मत कर देना, 2008 की संशोधित धारा है। और सर इसमें अगर वो पूछता है कि कितना जुर्माना और कारावास है तो वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो 5 लाख रुपए का तो आप पे जुर्माना लगेगा और 3 साल की कारावास। अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दे पाते हो तो ये 3 साल है ना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए सर, हाँ मैंने इसमें देखो थोड़ा सा एक चीज लिखी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसने संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया। अब हम कुछ भी खोल के नहीं बोल सकते। यानी अपने देश में ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज होती है तो अपना देश आईटी के बारे में तो जानता ही नहीं, आपने देखा होगा कितने जानते हैं। अगर हम गांव ढाड़ी में चले जाएं तो मोबाइल चलाना जानते हैं लेकिन आईटी के बारे में नहीं जानते। और देश में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। अगर यही काम फॉरेन नेशंस में होता तो भाई साहब दूसरे दिन ही बिल वापस लेना पड़ता। इतना ज्यादा रोड बंद हो जाते, जाम हो जाते, लोग इतना रोडों पे उतर आते, ठीक है। लेकिन हमारी इंडिया में कुछ भी करो हमें कोई मतलब नहीं है। हम सोते थे, सोते हैं, सोते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये अपनी आने वाली जनरेशन के लिए खतरनाक है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको छुड़ाना। अब देखिए धारा 66A है, 69A आई, उस पर भी बहस नहीं हुई। पता क्यों? उसमें पता क्या है, सरकार आपके फोन को टेप कर सकती है कभी भी आपसे बिना पूछे। तो ये क्या है? ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा जो हमारी प्राइवेसी है उसको भी हमसे छीन रहे हो। लेकिन फिर भी हमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम जानते ही नहीं आईटी के बारे में, ठीक है सर। तो ये हो गई 66A। अब देखिए 69A। धारा 69A अधिकारियों को भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण विदेशी राज्यों, सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संबंध, किसी के कमीशन को उकसाने से रोकने के लिए, संज्ञेय अपराध, किसी अपराध की जांच के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट करना, उसको जासूसी करना, उसको मॉनिटर करना, उसको डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। यानी इसके अनुसार अगर आपका फोन छीन लिया तो आपकी प्राइवेसी खत्म। वो आपके फोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, फोन को लेके उसके अंदर की चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं। आपके जो पासवर्ड होंगे उनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फ्रॉड किया, फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल बता दो, फ्रॉड किया आपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, तो आपकी इंटरनेट बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड भी डिक्रिप्ट करने का उनको अधिकार है आपसे बिना पूछे, ठीक है। यानी ये भी काफी विवादास्पद धारा थी जिसे किसी भी कंप्यूटर में प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित किया जाता है, ठीक है। यह एक्ट सरकार को राष्ट्र के हित में इंटरनेट साइटों को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है। इस धारा का विरोध करने वाले दलों ने कहा इस धारा ने निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी, और पहला कौन सा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन ली हमसे, और इसने राइट टू प्राइवेसी भी छीन ली हमसे। देखिए एक चीज बताता हूं मैं बहुत अच्छी, मैं चिंतन करता हूं और मैं आपको भी चिंतन करना चाहिए। ये लाइफ बहुत शॉर्ट है, जिस कोने में पैदा हुए हैं वहीं नौकरी करके वजन से और कुछ सालों बाद मर जाते हैं अपन। तो ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, भगवान ने इसलिए नहीं दी है, तो इसका एंजॉय करना सीखो। हर चीज में एक आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करो और खुश रहने की कोशिश करो। कहना आसान है कि खुश रहो, लेकिन खुश रहने की कोशिश करो। आप जितना सच्चाई में करीब जाएंगे तो आप पाओगे यार सब मिथ्या है, सब इल्यूजन है। ये लाइफ बोरिंग नहीं है, बहुत प्यारी है। जीवन में ना कभी हार होती है ना जीत, ये सब दिमाग का खेल है, ना कुछ सच होता है ना झूठ होता है। अब देखिए यह एक्ट सरकार को राष्ट्र हित में इंटरनेट साइटों को ब्लॉक करने का अधिकार देता है। तो निम्न में से किस एक्ट के तहत? तो 69A के तहत हम वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो
फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो 66A है, और ये जो अपना है राइट टू प्राइवेसी ये 69A है, यानी हमारी गोपनीयता को छीना है इसने। हाल ही में कुछ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया गया। तो ये धारा याद रखिए, कौन सी धारा के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो 69A आपको याद रखनी है सर, ठीक है। टिप्पणी, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, एक टेलीग्राफ अधिनियम और था ब्रिटिश टाइम का 1885 का, इसके अनुसार आप सरकार आपके फोन को भी टेप कर सकती है, ठीक है। हालांकि 1996 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय केवल सार्वजनिक आपातकाल के दौरान फोन टेप करने की अनुमति देता है। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, तो उसने कहा इमरजेंसी के टाइम पे ही आप ऐसा कर सकते हो और वैसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये अपना यहां पर खत्म हो जाता है हमारा क्या, आईटी एक्ट, ठीक है। आईटी एक्ट खत्म हो जाता है। मुझे इतना ही पता था आईटी एक्ट के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और आप में से लगता है कि इसके अलावा कुछ रह गया है, अगर किसी को फील होता है तो वो मुझे बता दे, करेक्ट कर दे मुझे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये टेस्ट हैं इसके जो स्टार्ट करने वाले हैं, और इन टेस्टों को सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे हैं, ठीक है, काफी अच्छे, देखिए काफी सारे हैं, बहुत अच्छे लेवल के बनाए हैं। क्योंकि RSMSSB पहले आईए का पेपर लेता था बच्चा, लेकिन अब उस बच्चे को हो गया अनुभव। उसने बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर और कोपा इंस्ट्रक्टर जैसे पेपर एग्जाम ले लिए हैं। सीईटी में भी उसने आईटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उसको अनुभव हो गया है। अनुभव का मतलब यह है कि RSMSSB जैसे बोर्ड या कोई अन्य XYZ बोर्ड कोई भी हो, वो बोर्ड जब किसी परीक्षा को लेता है तो वो 1-2 पेपर नहीं बनवाते, वो कम से कम 40-50 पेपर बनवाते हैं। फिर उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं जिससे पेपर लीक की संभावना ना हो। तो जो पेपर बच गए हैं, जो नहीं लिए हैं, उनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके आईए के लिए, चाहे वो बेसिक का हो चाहे वो सीनियर कंप्यूटर टीचर का हो। तो हल्के में ना रहे, ध्यान दें, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा इंटरकनेक्टेड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लाखों या करोड़ों हैक या कंप्रोमाइज कंप्यूटर होते हैं कहलाता है हैकिंग नेटवर्क, डार्क वेब, साइबर नेटवर्क, बोटनेट्स। तो बोटनेट्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, मान लीजिए कोई कंप्यूटर अटैकर के कंट्रोल में हो जाता है, वो बोटनेट का एक मेंबर बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोट या ज़ॉम्बी कहते हैं। तो इसमें बोट और ज़ॉम्बी डी सही आंसर है। इस तरीके से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, यानी आप खुश हो जाओगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। तो ये यूनिट मैंने खत्म करा दी। सारी वीडियोस देख लो एक बार, और मेरी बुक जिसने नहीं ली बुक ले लेना, उसी में ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। जो मॉक टेस्ट बुक में नहीं है वो आपको यहां तो मिलेगा, मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो यहां से अपना देखना कि आपने कितना कुछ सीखा है 5th यूनिट से। मैं जब आपको कोर्स फिनिश करा दूंगा तो आपको खुद फील होगा कि आप कहां पर थे और अब कहां पर हैं। भले ये छोटा सा एग्जाम है, लेकिन सीखने को आपको ऐसी चीज मिलेंगी 1-आध हजार जो आपको पहले नहीं पता थी, ठीक है। फिर अपन रिवीजन करेंगे एक्स्ट्रा टाइम में, जुलाई तक जो भी है मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। फिर तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलता हूं आपसे।